हाँ जी बेटा, तो कल लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। और यहाँ पर ये रिजल्ट हमने किया था A1V1 इज इक्वल टू A2V2, यानी मास ऑफ लिक्विड एंटर इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड एग्जिट। ठीक है ना। ये बात अलग है कि एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा और एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम, यानी ऐसे A1/A2 इज इक्वल टू V2/V1, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये हमने किया था। ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल फ्लूइड के बारे में कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है ना, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। जैसे फर्स्ट है कि स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, इसका क्या मीनिंग है कि जो लिक्विड है ना उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए एट एवरी पॉइंट, सेम एट एवरी पॉइंट। कोई किसी भी ट्यूब में या किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उस लिक्विड की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो चेंज ना हो टाइम के साथ साथ। ठीक है ना। उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। सेकंड पॉइंट क्या था आइडियल फ्लूइड का? सेकंड पॉइंट ये था बेटा कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेसिबल। ठीक है ना। ठीक है, PRESSIBLE, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो चेंज ना हो, लिक्विड की डेंसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है ना, डज नॉट चेंज, वो चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो, उसके फ्लो के दौरान उसकी डेंसिटी जो है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है, वो कैसा फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लो होना चाहिए। यानी जो फ्लो बताया वो कैसा बताया, नॉन विस्कस बताया। नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड है वो कोई इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर ना करे। ठीक है ना। जो कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर मूव कर रहा है, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि ये कंटेनर है और यहाँ पर एक बॉल को नीचे डाल रहे हैं तो बॉल इस लिक्विड की वजह से एक विस्कस ड्रैग ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करता है। तो जो हमारा आइडियल फ्लूइड होगा वो होगा जो कोई भी विस्कस फोर्स ना लगाए। ठीक है ना। और चौथा क्या सा होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल का क्या मीनिंग है? इररोटेशनल का मतलब है कि मान लो आपके पास, यहाँ बना देता हूँ, ये आपके पास कोई ट्यूब है जिसमें आप पानी या लिक्विड कोई भी फ्लो करा रहे हैं। ठीक है ना। उसके अंदर आपने यहाँ पर इस तरह से कुछ टरबाइन जैसा कुछ लगा रखा है, कोई व्हील लगा रखा है। ठीक है ना। तो लिक्विड जो इसके अंदर आएगा वो डेफिनेटली इस टरबाइन को घुमाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ऐसा आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, पेट्रोल पंप में जिस गन से वो पेट्रोल डालते हैं ना, गन शेप होती है ना उसकी, उसके अंदर ऐसा एक कॉइल लगा होता है जो काउंट करता है कि कितना पेट्रोल गया। डायनामो अटैच होता है इस व्हील के साथ। तो होना क्या चाहिए कि जो लिक्विड हम यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं वो लिक्विड यहीं पर फ्लो ना करना स्टार्ट कर दे, आगे बढ़ता रहे। ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, इररोटेशनल फ्लो बोलेंगे। तो आइडियल फ्यूल वो होता है जो कि कैसा होना चाहिए, एक तो स्टेडी फ्लो होना चाहिए यानी उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए यानी उसकी डेंसिटी में कोई चेंज ना आए, तीसरा वो नॉन विस्कस होना चाहिए यानी किसी तरह का विस्कस ड्रैग ना लगाए, इररोटेशनल होना चाहिए यानी किसी व्हील की वजह से वो उसी पॉइंट पे रोटेट करता रहे, ऐसा ना हो। ठीक है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आइडियल फ्यूल की। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड। एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो, अगर आपका लिक्विड एक कांस्टेंट फ्लो से चल रहा है तो उसकी अलग अलग तरह की एनर्जी हमें निकालनी है। एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो में हमें उसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे फर्स्ट मैं निकालता हूँ उसकी
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है लिक्विड के उसके फ्लो की वजह से होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या होगा, मास होगा किसका, लिक्विड का, वी क्या होगा, वेलोसिटी होगी किसकी, लिक्विड की। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालो, तो फिर वो फार्मूला क्या बन जाएगा, हाफ वी स्क्वायर, मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट निकालो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाय वेट, वेट होता है एम जी, तो एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाफ वी स्क्वायर बाय जी। ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। और इसको एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी हेड। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड बोलते हैं, वेलोसिटी हेड बोलते हैं। ठीक है ना। हाफ वी स्क्वायर बाय जी, ये तो थी काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पर एम मास था लिक्विड का, वी वेलोसिटी थी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाला तो वो हो गया हाफ वी स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर बाय जी, जिसको हमने क्या नाम दिया, वेलोसिटी हेड। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर वॉल्यूम लिखना है वी। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर। तो इस तरह से ये चार चीज़ें मैंने बताई आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी बाय वेट यानी कि वेलोसिटी हेड, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, और ये काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या नाम बताया मैंने, वेलोसिटी हेड बताया। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर हमें निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ gh। क्यों, क्योंकि mgh से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, तो वो सिर्फ कितना बनेगा, h बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट क्या बनेगा, वो बनेगा ओनली h, क्योंकि mgh से इसका वेट यानी mg कैंसिल करोगे तो h बचेगा। इसको नाम दिया हमने पोटेंशियल हेड। जैसे हमने पहले निकाला था ना हाफ वी स्क्वायर बाय जी, ये क्या निकाला था हमने, वेलोसिटी हेड निकाला था। इसी तरह से ये क्या है, आपका पोटेंशियल हेड है। ठीक है। अब आगे बात करें, अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, mgh बाय वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया आपका, रो जी एच। ठीक है ना। तो ये इसमें भी तीन चार चीज़ें आ गई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट जो कि जिसका नाम है पोटेंशियल हेड, और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि क्या है, रो जी एच। ठीक है ना। यानी अलग अलग तरीके से हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका प्रेशर एनर्जी। तो पहले मैं आपको प्रेशर एनर्जी समझा देता हूँ। ठीक है ना। देखो क्या होगा, मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है ना, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ तक लिक्विड स्टोर है। ठीक है ना। और ये जो यहाँ पर आपने लगा रखी है कोई छोटी सी टैप, ठीक है ना, टैप लगा रखी है, टूटी लगा रखी है, जिससे लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब ये जब लिक्विड फ्लो करेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इज इक्वल टू A2V2, ठीक है ना, ये रूल था। तो यहाँ एरिया कम है, हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। देखो ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो होगा क्या, एक्चुअल में इसके ऊपर, इस टैप के ऊपर ये सारा का सारा लिक्विड क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स लगा रहा होगा, और उस फोर्स की वजह से लिक्विड जो है वो इस पॉइंट से चलकर मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है ना। पर अगर ये टैप आपकी ऑफ है, यानी टैप आपकी क्लोज है, तो फोर्स तो तब भी लग रहा है, फोर्स तो तब भी लग रहा है ना, और वो फोर्स इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब वो फोर्स जो है
जिस फोर्स की वजह से ये लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो एक तरह की एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो गया। जैसे ही इस टैप को ऑन करेंगे वो बाहर आ जाएगा। वो किसकी वजह से आ रहा है? उस एनर्जी की वजह से आ रहा है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है हमें। वर्क डन की लैंग्वेज में बता देता हूँ। वर्क डन करना पड़ रहा है लिक्विड को डिस्प्लेस कराने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। और वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स क्या अब हमें निकालनी थी प्रेशर एनर्जी। हम बात कर रहे थे प्रेशर एनर्जी के बारे में। तो प्रेशर को कैसे लिख सकते हो यहाँ पर? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना। प्रेशर इनटू एरिया इनटू एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dx। ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? dx है। और इसका इस टैप का एरिया ऑफ सेक्शन कितना था? a था। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पी ए डी एक्स, जो कि क्या हो गया? पी डी वी, ठीक है ना। इतना, या अगर मान लो आप इसको कैपिटल्स में लिखना चाहते हो तो कैपिटल्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। या इसको आप ऐसे लिख दो पीवी। ये डीवी का मतलब क्या है कि थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पर अगर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वॉल्यूम लिक्विड की टैप को ऑन करने के बाद निकलेगी ही तो उसको हम पीवी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी ही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ए एक्स, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्वेप्ट। कितना जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है वो है आपका ए एक्स। मान लेते हैं वी वॉल्यूम बाहर आ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो वर्क डन होगा इसको डिस्प्लेस कराने में, ये वर्क डन तभी होगा ना जब टैप ऑन होगी। अदरवाइज वर्क डन तो ये पहले भी करना चाहता है पर हो नहीं पा रहा। तो ये वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाएगा? ये स्टोर हो जाएगा एज अ प्रेशर एनर्जी। मैं फिर बताता हूँ, जब आपकी टैप ऑफ होगी, जब टैप आपकी ऑफ होगी, ये लिक्विड तो तब भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, पर लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा क्योंकि टैप ऑफ है। पर जब जैसे ही टैप आप ऑन करोगे तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड थी उसकी वजह से पानी डिस्प्लेस हो गया। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रेशर एनर्जी हो जाएगी, जो कि लिक्विड को डिस्प्लेस कराना चाह रही थी। तो हमारे पास प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? पीवी। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। बस इसको अब कैलकुलेट कर लो। मेनली प्रेशर एनर्जी का काम क्या है? लिक्विड को डिस्प्लेस कराना, ठीक है ना। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला बन गया पीवी। अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालो तो क्या हो जाएगा? पीवी बाय एम। पीवी बाय एम हो जाएगा, ठीक है ना। या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो तो पीवी बाय वी। या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट निकालो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये प्रेशर एनर्जी है। पीई मीन्स प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी, ठीक है जी। तो देखो ये तो होगी प्रेशर एनर्जी। और अगर हमें निकालना हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, मान लो पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये पी आ जाएगा। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना हो तो वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, वॉल्यूम बाय मास इनवर्स ऑफ डेंसिटी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी बाय रो। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? पी वी बाय एम जी। तो ये क्या बन जाएगा? पी बाय रो इंटू जी। और इसका नाम है हमारा प्रेशर हेड। क्या नाम है? प्रेशर हेड है। मैं आपको तीनों एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक हमने लिखा था हाफ वी स्क्वायर बाय जी, ये क्या था? हमारा वेलोसिटी हेड था, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ये कैसे निकला था? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट से निकला था, जो कि क्या था? आपका वेलोसिटी हेड था, ठीक है ना। इसके बाद हमने किया था, ये तो प्रेशर हेड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है ना, जो कि सिर्फ कितना बचा था? एच बचा था। इसको हमने क्या बोला था? पोटेंशियल हेड बोला था। और ये क्या है? हमारा प्रेशर हेड है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, जो कि क्या है? पी बाय रो इंटू जी। ये क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट है, ठीक है ना। तो ये हमने तीनों चीज़ें की। एनर्जी एक लिक्विड की स्टेडी फ्लो में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों तरह की एनर्जी हमने डिस्कस की, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें करना है वो है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? बर्नौलीज, NOULLI, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल की पहले स्टेटमेंट सुन लो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सम है ना, किसका? प्रेशर एनर्जी का
प्लस पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का, इन तीनों का जो सम है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम होगा, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम होगा ना, वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। वो सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पर ये कब होगा, जब फ्लूइड आपका कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल होने का मतलब क्या है कि वो स्टेडी फ्लो करे, ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल हो और इररोटेशनल हो, इररोटेशनल हो। ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आपको बताई थी ना कि इररोटेशनल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इररोटेशनल होना चाहिए, नॉन विस्कस, ठीक है ना। तो अगर हमारा लिक्विड ऐसा है तो उसकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अलोंग स्ट्रीम लाइन, अलोंग स्ट्रीम लाइन फ्लो कैसा होना चाहिए आपका, स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। दो कंडीशन है, प्लस ये तो है ही, आइडियल तो होना ही चाहिए, प्लस फ्लो कैसा होना चाहिए आपका, स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना। तब आपकी बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो अप्लीकेबल है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट के बराबर होगा। कब, जब आपका फ्लूइड कैसा हो, आइडियल हो और फ्लो कैसा हो, स्ट्रीम लाइन हो, यानी स्टेडी फ्लो हो, इनकम्प्रेसिबल हो, इररोटेशनल हो और नॉन विस्कस हो, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज़ को लिखूंगा तो बेटा देखो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, P, ठीक है ना, क्योंकि P/V करेंगे, प्रेशर एनर्जी P/V होता है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ρGH, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ρV²। अगर डाउट है तो मैं बता देता हूँ, P/V/V होगा। प्रेशर एनर्जी ये आई थी, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी ये थी, उसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। काइनेटिक एनर्जी ये थी, उसको भी हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो मैं मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा हमारा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है, ठीक है ना। चलो तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरा क्या था आपका, प्रेशर, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, ये तीनों, इन तीनों का सम जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका रूल है, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम ये ले लेते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास एक जो है ट्यूब है, कोई इस शेप की हमारे पास ट्यूब है, ठीक है ना, और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, H1, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, H2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2, यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, V1, यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, V2, ये एंटर हुआ और ये एग्जिट हुआ, ठीक है ना। ये लिक्विड एंटर हुआ यहाँ पर और यहाँ पर क्या हुआ, एग्जिट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद ये लिक्विड यहाँ से मान लो एंटर हुआ था और फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, Δx1, अब ये यहाँ पहुँचा लिक्विड और यहाँ से यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस कितनी है, Δx2। अलग अलग क्यों ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि एरिया डिफरेंट होने से, एरिया वेरी करने से क्या होगा, लिक्विड जो है वो उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको x2 लिखा है और इसको x1 लिखा है। टाइम यहाँ पर भी t लगेगा, टाइम यहाँ पर भी t लगेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने बोला था कि लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, तो डेंसिटी क्या रहेगी हमारी लिक्विड की, सेम रहेगी, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं भाई, जितना लिक्विड एंटर हुआ उतना ही क्या करेगा, एग्जिट करेगा। उस आधार पे ये तो मैंने इक्वेशन पहले ही लिख दी थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
ठीक है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब ये दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। क्यों है? क्योंकि A2 आपका छोटा है किससे? A1 से। तो एरिया अगर कम है तो वेलोसिटी क्या होगी? एरिया A2 कम है तो वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हाफ mv² माइनस हाफ mv1²। ठीक है ना। क्योंकि जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, इसलिए मास सेम रखा मैंने और वेलोसिटी v2 माइनस v1 कर दिया। ठीक है ना, v2 माइनस v1। आप चाहो तो मास की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो। मास क्या होगा यहाँ पर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होगा? A1, वॉल्यूम होगा A1 v1 डेल्टा T, ठीक है ना, इंटू v2² माइनस v1²। ये कैसे आया? ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो हाइट कितनी होगी यहाँ पर? यहाँ पर हाइट कितनी है? ये हाइट निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकलेगी? ये निकलेगी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? v1, और टाइम कितना ले रहे हैं? t टाइम ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिफरेंस निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल लो अब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो तुम्हें पता ही है पोटेंशियल एनर्जी हाइट डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि H2 बड़ा है किससे? H1 से। तो सीधा सीधा लिख दो आप mgH2 माइनस H1। फिर से वही मास की वैल्यू लिखनी है, तो मास की वैल्यू लिख दो। ठीक है ना बेटा, कंफ्यूज मत होना। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ वाली कैलकुलेशन डिस्टेंस की क्यों नहीं ली, यहाँ वाली डेल्टा x2 की वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि जितना मास एंटर हुआ था उतना ही एग्जिट करेगा। तो चाहे यहाँ का इस तरफ का मास लिख लो, चाहे इस तरफ का मास लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। तो अब मास की वैल्यू फिर से वही ρ(a)v1 डेल्टा T इंटू जी, और ये हो जाएगा H2 माइनस H1। ठीक है ना, H2 माइनस H1। ठीक है ना। A1 लिख लेता हूँ, A1, यस, A1 v1 डेल्टा T ρg(h2 माइनस H1), ये हो गया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जो निकालना है वो निकालना है प्रेशर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट निकालना है डेल्टा, ये मैं लिख देता हूँ प्रेशर एनर्जी। ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है। तो प्रेशर एनर्जी जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था वो वर्क डन पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? वर्क डन पे डिपेंड करेगी। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ जो है नेट वर्क डन जो फ्लूइड पे कहाँ हो रहा है, वो लिक्विड कहाँ से जा रहा है? A से B पर जा रहा है, A से B पर जा रहा है। ठीक है ना। तो हायर प्रेशर होगा, वहां से लोअर प्रेशर की तरफ डिस्प्लेस होता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट पे प्रेशर कम है। तो यहां मान लेते हैं इसको मैं A बोल रहा हूं इस पॉइंट को, और इसको मैं B बोल रहा हूं। तो प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट B करना पड़ेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, यानी नेट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि प्रेशर एनर्जी वर्क डन की इक्विवेलेंट होती है, तो यहाँ पर A पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा? P1 इंटू A1, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? V1 इंटू डेल्टा T। इसी तरह से सेकंड पॉइंट पर निकालोगे तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। देखो ये दो तीन बातें एक साथ हैं। प्रेशर एनर्जी वर्क डन के बराबर है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया के बराबर है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर P1, ठीक है, अच्छा, और एरिया A1। ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। इसी तरह से इस पॉइंट पर निकालेंगे तो P2 A2, और यहाँ हो जाएगा आपका V2 डेल्टा T। तो प्रेशर डिफरेंस भी आ गया। अब देखो अगर मैं कुछ कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो क्या कॉमन निकल रहा है? P1 माइनस P2 ही कॉमन निकल रहा है, बाकी तो सब है A1 V1 डेल्टा T।
ठीक है ना, A1V1 डेल्टा टी। यहाँ पर क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग A1V1 किसके बराबर है, A2V2 के बराबर है। तो यहाँ पर भी मैंने A2V2 को किससे रिप्लेस कर दिया, A1V1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, A1V1 डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। ठीक है ना। तो बस अब इसको आप इक्वेट कर लो, प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस आ गया आपका, और पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, तीनों का डिफरेंस आ गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा लेंथी हो गया वीडियो, कोई बात नहीं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो नेट वर्क डन होगा, जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, शॉर्टकट लिख देता हूँ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। ये जो वर्क डन कर रहे हैं लिक्विड को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में, ये वर्क डन किसके बराबर होगा, ये वर्क आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल में भी चेंज आ रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। तो ये वर्क डन हमने निकाला था अभी, जो कि किसकी फॉर्म में है, प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिख देते हैं, A1V1 डेल्टा टी इंटू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो A1V1 डेल्टा टी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है, रो A1V1 डेल्टा टी जी इंटू H2 माइनस H1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो A1V1 डेल्टा, देखो A1V1 डेल्टा, A1V1 डेल्टा, A1V1 और ये डेल्टा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो P1 माइनस P2 बचा ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा, हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, PG H2 माइनस H1। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इस पार्ट को थोड़ा सा अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ और जो बचा वो लिख देता हूँ ऊपर एक बार। तो ये क्या बचा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, और आगे क्या है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस क्या है, P इंटू जी, और ये बन गया H2 माइनस H1। ठीक है, बस ये आ गया हमारे पास। तो कोई बात नहीं, माइनस वाली टर्म एक तरफ और प्लस वाली टर्म एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, P1, और ये आ जाएगा इधर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इस पार्ट को इधर ले आया, और इधर भी ऐसे ही कर लो, PGH1, और इधर क्या बच गया आपके पास, इधर बच गया हाफ रो V2 स्क्वायर PGH2, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस P2। ठीक है ना। अब देखो, ये आपके पास क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या था, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर ये यहाँ पर है 1 पॉइंट पर, और ये यहाँ पर है 2 पॉइंट पर। इसका मतलब जितना एनर्जी यहाँ था उतना ही एनर्जी यहाँ है, तो ये दोनों क्या है, आपका कांस्टेंट है। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, पहले काइनेटिक निकाली, फिर पोटेंशियल निकाली दोनों पॉइंट्स पर, फिर प्रेशर निकाली दोनों पॉइंट पर, और फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी कि जो नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक और पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास क्या आंसर आ गया कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं। ठीक है।